दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्मभट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक श्री रमेश पांडे जी जुड़े हैं। रमेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी एक्सप्रेस रुकी है और विष्णुदेव साय प्रथम मुख्यमंत्री, आदिवासी कम से कम प्रथम मुख्यमंत्री माना जाएगा, क्योंकि अजीत जोगी आदिवासी तो थे, लेकिन उनके ऊपर में कई तरह की बातें चलती, लेकिन एक विशुद्ध आदिवासी इस समय मुख्यमंत्री हैं। और उनके साथ भी बीजेपी ने ओबीसी धड़े को भी सम्मान दिया। इसके साथ एक योग्य उम्मीदवार सवर्ण वर्ग से विजय शर्मा को दिया है। तो पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो आज शपथ ग्रहण हुआ है, तो इसको आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं, और ये क्या भविष्य में क्या इसका संभावना दिख रही है? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले अरुण साव जी को और अपने विजय शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ऊपर वाले से, ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि इनका कार्यकाल सफलतम रहे और सफलतम श्रेणी में इनका कार्यकाल गिना जाए और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अच्छी उपलब्धियां प्रदान कर सके। और जहां तक बात आती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, और इस नए प्रयोग को मैं एक अभिनव प्रयोग के रूप में देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में, जहां मुख्यमंत्री समेत 13 लोगों का मंत्रिमंडल होता है, उसमें एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाया है, और तीनों को बराबर उन्होंने 3 वर्गों के सामंजस्य को स्थापित किया है, योग्यता में भी और कार्य क्षमता में भी। आदिवासी चेहरे के रूप में आदिवासी समाज को समायोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से मांग आती रही कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी मूल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने फुलफिल किया, और वो भी सुदूरांचल सरगुजा क्षेत्र से कि जसपुर अंचल से जो आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय जी आते हैं, बगिया उनका गांव है, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। वह 2 बार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और 4 बार सांसद चुने गए हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है, निर्विवाद रहे हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में जो 2 महानुभाव चुने गए हैं, उसमें अरुण साव जी को और विजय शर्मा जी को। तो अरुण साव जी महाधिवक्ता रहे हैं, अधिवक्ता के रूप में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा रही है, बिलासपुर के सांसद थे, अभी हाल में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे करके विधानसभा की सदस्यता ली और उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उनका भी एक बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छी उनकी ख्याति है, और निश्चित रूप से वो भी एक अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, और ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ओबीसी समाज को भी भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की। हम बात करेंगे विजय शर्मा जी को, जो छत्तीसगढ़ में एक नायाब चेहरा और फायर ब्रांड नेता के रूप में, नौजवान नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं, और पहली बार विधायक चुने गए कवर्धा विधानसभा सीट से, और पहली बार ही वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जैसे एक बड़े पद पर आसीन किए गए हैं। उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है, और वह सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपर कास्ट को भी साधने का एक बहुत बढ़िया प्रयोग किया है विजय शर्मा के रूप में। विजय शर्मा के बारे में जो मेरी जानकारी है, वह योग्यता के में शैक्षणिक योग्यता उनकी बहुत अच्छी है। उन्होंने फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो
विज्ञान का छात्र रहा हो और उसने विज्ञान, भौतिक विज्ञान जैसे विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है, तो निश्चित रूप से बहुत ही योग्य आदमी होगा। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजी विषय से डिप्लोमा किया है, अंग्रेजी लैंग्वेज में। उनकी छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। स्पोर्ट के भी वो बहुत अच्छे जानकार हैं, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे एथलेटिक्स हैं। उन्होंने एथलेटिक्स और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, ऐसी भी मेरी जानकारी आई है। और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा लेते समय ही, मतलब शैक्षणिक कार्यकाल में ही वो राजनीति में आ गए। पहली बार वो कवर्धा क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य चुने गए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महामंत्री के रूप में और प्रवक्ता के रूप में उन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया। शायद उनके इन्हीं कामों का परिणाम रहा कि कवर्धा जैसी विधानसभा, वीआईपी विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है कवर्धा, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। जब वो उम्मीदवार बनाए गए तो मैंने मीडिया में देखा था, ये बहुत एक हर्ष की बात है कि मीडिया में आया कि पहली बार किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को कवर्धा विधानसभा से विधायक के लिए टिकट दिया गया। और वह व्यक्ति जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसमें बहुत कद्दावर मंत्री और प्रभावशाली मंत्री मोहम्मद अकबर को उन्होंने भारी मतों से चुनाव में पराजित किया। जबकि कवर्धा क्षेत्र में अकबर की अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी पैठ है, सभी जाति समुदाय के लोगों में उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बना रखी थी। इसके बावजूद भी विजय शर्मा ने उन्होंने भारी बहुमत से हरा करके विधानसभा में अपनी पहली बार वो विधायक चुन करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए एक बहुत बड़ा दायित्व उन्हें सौंपा है और निश्चित रूप से वह अपने दायित्व को निभाने में कामयाब होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और जो दायित्व उन्हें दिया गया है, अब देखिए विभाग उनको क्या मिलता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें कौन से विभागों में काम करने के लिए दिया जाता है, उस विभागों में वो क्या करते हैं, क्या नया चीज ले आते हैं, अब ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से विजय शर्मा की उपलब्धि जो प्राप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदान किया है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और बहुत बड़ी उम्मीद विजय शर्मा जी से दिख रही है। जी मित्रों, मैं आप लोग को बता दूं, एक चीज पांडे जी छोड़ दिए, ये जो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की ने इतनी अच्छी कमबैक किया है, उसके पीछे जो फायर ब्रांड हिंदू नेता जिनको कहा जा रहा है, वो विजय शर्मा है। और विजय शर्मा जी को मैं इस जीत का अग्रदूत मानता हूं। कारण यह है कि उन्होंने जो भगवा ध्वज के अपमान के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष में उनको जेल जाना पड़ा। इसके अलावा उनके ऊपर में 25 केस दर्ज हुए। 25 केस दर्ज हुए। उन्होंने खुद मुझसे एक बार कहा था कि 25 केस के कारण मैं हाई कोर्ट 20 दिन कम से कम हाई कोर्ट में घूमता हूँ। तो जब एक व्यक्ति को इतना मतलब केस लगते हैं, तो जब इतना संघर्ष करना पड़े तो निश्चित रूप से लोगों के मन में उसके प्रति एक सद्भावना होती है। वो एक आधुनिक समय का वार हीरो होता है और यही वार हीरो के में देखा गया उनको। और खबर तो चुनाव के दौरान ये भी रही कि विधानमंडल स्तर पर उनको आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई जनता के द्वारा कलेक्ट करके। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब सिंबल कहिए इसको कि जिस आदमी को आदमी नोट देगा तो वोट तुम्हें निश्चित रूप से देगा। तो ये हमने देखा। तो जो विजय शर्मा जी हैं, विजय शर्मा तो जी का जो आपने जैसा बताया कि उनकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत अच्छी है और संघर्षशील है। और मैं उनको आने वाले भविष्य का एक
छत्तीसगढ़ से उभरता हुआ नेता मानता हूं। उसके कारण एक चीज है कि उनके हाथ में अभी उम्र है, वो कम उम्र के हैं और अपनी पहली ही उड़ान में उन्होंने उप मुख्यमंत्री जैसा पद लिया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा निर्णय मोदी जी के द्वारा लिया गया और जो विजय शर्मा जी को इतना अच्छा दायित्व किया गया। देखिए अब तो अब जब अपन बात ही कर रहे हैं तो एक बात ये भी मैं पूछना चाहूंगा पांडे जी कि आपने मंच देखा होगा, मंच पे गतिविधियां देखी होंगी। आप जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से काफी समय से, तो मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे लोग को जान भी रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है कि अब शेष 10 बचे हैं, शेष 10 जगह बची हुई है, इस 10 जगह बची हुई है, इस 10 जगहों में कौन सा फार्मूला फिट होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि इस समय जो चुनाव इस समय जो परिस्थितियां बनी हैं तो सिर्फ चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं। इस समय कोई ना तो कोई काम कर रहा है, ना किसी का दबाव काम कर रहा है, ना किसी का परिचय काम कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुत्व काम कर रहा है। जी बोलिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैं पहले भी आपसे बातचीत के दौरान कह चुका हूं कि इस बार एक नया प्रयोग कर रही है। नए प्रयोग के रूप में मैं एक बात जोड़ते हुए आपकी बातों की तरफ चलता हूं। हर समय भारतीय जनता पार्टी में पिछले करीब 7-8 सालों से मैं देख रहा हूं, एक संकट नजर आता था कि भारतीय जनता पार्टी में सेकेंड लाइन की कोई लीडरशिप छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती थी। एक नेता होता था, उसके बाद उसका बैकअप करने वाला कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता था। लेकिन अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति स्थापित की है छत्तीसगढ़ में, वो पहले ही दिन यानी आज ही के दिन, जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई, उसी दिन ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की 3 लाइनें खड़ी कर दिया। उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइनें दे दिया। पहली पंक्ति के नेता, उसके बैकअप में दूसरी पंक्ति के नेता और उसके बैकअप में तीसरी पंक्ति के नेता। अब हम आते हैं मंत्रिमंडल के गठन के बारे में कि 10 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के रूप में मिलनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वरिष्ठ नेता चुनाव जीत करके आए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको जरूर महत्व दिया जाएगा। बहुत सारे पुराने नेता हैं जो पिछले 15 सालों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगातार मंत्री रहे, उन्हें भी एक उम्मीद है कि हमें भी एक अच्छा स्थान मिलेगा, कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को वर्तमान में देख रहा हूं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले और नए चेहरे को जगह देगी और उन्हें लोकसभा चुनाव के नजरिए से काम दायित्व सौंपेगी और उसका रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक चीज और है, नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का आशय कतई ये नहीं है कि पुराने लोगों की कहीं उपेक्षा की जाएगी। पुराने लोगों से भी कहीं ना कहीं उनके योग्यता के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम लेगी और उसके लिए उन्होंने कोई स्थान तय कर रखा होगा। कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो घर खाली बैठेगा, उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ना कहीं काम लेगी। राज्य में विभिन्न विकास प्राधिकरण गठित हैं और विभिन्न और भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का पद भी एक तरह से रिक्त हो जाएगा अरुण साव जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से, और एक महामंत्री का भी पद रिक्त हो जाएगा विजय शर्मा जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से। तो इस तरह से बहुत सारी जिम्मेदारियों के पद ऐसे हैं जो विधायकों को, वरिष्ठ विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। जी मित्रों, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो प्रयोग बीजेपी करने जा रही है या करती हुई दिख रही है, इसकी जड़ में सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ को मानता हूं। इसलिए छत्तीसगढ़ को मानता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया
उन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ को लेकर के कहा कि छत्तीसगढ़ को लेकर के मोदी की गारंटी थी। आपको राजस्थान में मोदी की गारंटी शब्द उपयोग नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में ये शब्द उपयोग में नहीं आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में आया कि मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी और इसमें जो हिंदुत्व का जो प्रयोग हुआ, छत्तीसगढ़ की अगर डेमोग्राफी को देखें तो अल्पमत में है मुस्लिम। उसके बाद भी कुछ लोग ये कहते नजर आए हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बल पर चुनाव जीत गई पार्टी। ये भी कुछ लोग मुझको कहते मिले हैं। और खैर भ्रष्टाचार वगैरह और भी तो कारण होते हैं, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन मेन कारण रहा है हिंदू और मुस्लिम में दो भागों में फाड़ दिया गया। अब जब इस चीज को सफल होते हुए देखा गया है तो 24 का चुनाव को भी बीजेपी ने हिंदुत्व को उभार दिया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के जो तमाम बड़े नेता जो ये कहते नहीं आगाते थे कि हमारे मैनेजमेंट से हम जीतते हैं या हम इतने कद्दावर हैं, इस समय मोदी और केंद्रीय नेताओं ने सीधे सीधे ये भाप लिया है कि सिर्फ बीजेपी की नीति से जीत हुई है, इसमें व्यक्तिगत किसी का योगदान नहीं। इसीलिए शायद इतना कठोर निर्णय लेती हुई दिख रही है पार्टी। देखिए, आप बताइए, आपको क्या ऐसा लगता है? देखिए, मंच की जो गतिविधि आज थी शपथ ग्रहण समारोह में, उसको भी थोड़ा इस पे हम जोड़ेंगे, उससे बात आप समझ जाएंगे कि 2024 में क्या होने वाला है। मंच पर आज जब लोगों को और अतिथियों को बैठाया गया था, तो उसमें हिंदुत्व के दो फायर ब्रांड नेता नेशनल लेवल के भी आए थे। उसमें एक नेता थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दूसरे नेता थे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी। जो सीटिंग प्लान किया गया था मंच पर, उसमें विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उसके दूसरे सीट पर अरुण साव उप मुख्यमंत्री, और उसके तीसरी सीट पर विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री, और विजय शर्मा के तुरंत बाद में योगी आदित्यनाथ जी, और योगी आदित्यनाथ जी के बाद में हिमंता बिस्वा शर्मा की सीट लगाई गई थी। ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा था कि विजय शर्मा, योगी आदित्यनाथ जी और हिमंता बिस्वा शर्मा 2024 में हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे और उसी हिंदुत्व के कार्ड पर लोकसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में लड़ा जाएगा। जी, आपने बहुत सही बात कही कि यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रेरणा का स्रोत रहा है वो छत्तीसगढ़ रहा है कि जहां पर मुस्लिम बाहुल नहीं होने के बाद भी ये काट करती है, ये जो हिंदुत्व की भावना है ये। और सरकार, कांग्रेस की सरकार, जबकि कहा यह जा रहा था राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि कहीं भी कांग्रेस में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के प्रति नहीं दिख रही, उसके बाद भी यहां पर इतने चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि जब जीत आई है इतनी अच्छी, लोग भौचक हो गए हैं। देखिए, एक तरफ तो अपने नेताओं से कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम नहीं हुई थी, दूसरी तरफ उन्होंने लाजे काने किया था। जब जीत इतनी बड़ी आई तो भौचक दिखा समाज। आपको मालूम है, शाम तक फटाके नहीं फूटे, शाम के बाद मैनेज किया गया। मैं अगर ये बोल, देखिए हम पत्रकार हैं, हम प्रतीकों की भाषा समझते हैं, हम चीजें समझते हैं। इसके बाद जितने भी पोस्टर लगे हैं नेताओं के, उसमें वो पुराने स्थापित नेता नहीं दिख रहे बधाई देते हुए, सब छुटभइये और ऐसे नेता दिख रहे हैं जिनको इससे पहले कोई जानता नहीं था। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि नेता तो नेता, कार्यकर्ता भी भौचक है इस क्या बोलते रिजल्ट से। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पे यह निर्णय लिया गया, जैसा मुझे लगता है कि हिंदुत्व पर अब लड़ा जाएगा। एक और सवाल पांडे जी आपसे, मंच पर
एक हमने और छवि देखी, वो छवि यह थी कि पूर्व निवृत्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी थे। बड़ा देख के अच्छा लगा कि आपको कैसा लगा और आप क्या इसको क्या समझते हैं, क्योंकि एक अच्छे विपक्ष के रूप में कांग्रेस भी आई है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है। यहाँ राजनीति में मुद्दों की राजनीति होती है, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष भाव और रंजिश की राजनीति नहीं है। ये मंच पर मैं 2018 में भी देखा था, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो मंच पर डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। और आज भी मैंने देखा कि जब विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो वहां पर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उपस्थित थे और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव जी भी उपस्थित थे। उसमें भी एक बहुत अच्छी चीज और भी नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे जा करके भूपेश बघेल जी से मुलाकात की और हाथ मिलाया और उनसे अभिवादन किया। तो ये एक बहुत अच्छा नजारा आज मंच पर देखने को मिला कि पक्ष और एक सकारात्मक विपक्ष दोनों एक साथ नजर आए। इससे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले दिनों में खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा, उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ये बिल्कुल संदेश साफ नजर आया। जी पांडे जी, आप हमसे बात किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन फिर मिलेंगे, तब जी नमस्कार।